हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमने एक पहला सेशन लिया था, तो उसी में दो तीन क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेटली जानने चाहिए अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आंसर राइटिंग कर रहे हो। ठीक है। सो मेंस आंसर राइटिंग में कुछ चीजों को हमने देखा था, मतलब हमने पर क्वेश्चन पर मार्क टाइमिंग डिसाइड किया था, और वो सिंपली आता था हमारा हर 10 मार्क के लिए 12 मिनट। एंड लाइकवाइज अगर 10 मार्क का है तो सेम वे सीक्वेंस मैंने सजेस्ट किया था कि आप सेम सीक्वेंस में लिखिए, या फिर एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को एलोकेटेड टाइम पूरा दीजिए, तो आपके पास एक यूनिक एडवांटेज रहेगा। ठीक है। तीसरा मैंने सिंपल सा ये सजेशन दिया था कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज में आगे कुछ तीन चार और पॉइंट में बताऊंगा, और फिर उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कंप्लेन है या कोई सजेशंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं टाइप करके कमेंट सेक्शन में, और मैं एड्रेस करने का ट्राई करूंगा। चलिए। तो दूसरी एक बात होती है जो कि हमेशा आती है, मॉक सीरीज। ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में होता है कि भाई अगर हमारा मेंस आ रहा है तो हमें मॉक टेस्ट सीरीज लेनी ही चाहिए। मार्केट में तुम्हें मतलब आपको अगर जीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। अभी मेरा सिंपल सा सजेशन यही है कि आई प्रेफर नो मॉक टीवी नो सीरीज इज टू बी एडोप्टेड। माय सिंपल रीजन इज कि देखिए, पहली बात तो अगर कोई यूपीएससी की भी सीरीज लेता है या जीपीएससी की भी लेता है, समझिए एक प्रॉब्लम, समझिए कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्लासेस वाले हैं, ठीक है, उसकी आप टेस्ट सीरीज लेते हो, पहले तो वो सिर्फ एजम्पशन है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, मे बी उन लोगों ने लगाया, बट वो एजम्पशन है। दूसरा कि वहां पे कई बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जानबूझ के चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चंस ज्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं या फिर ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वो लेवल के नहीं होते जिन लेवल के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट है। तीसरी बात कि कई बार वो ज्यादा ही फैक्चुअल या नीश क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। इतने नीश क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आते नहीं है, फॉर मोर और लार्जर पार्ट। ठीक है। और तीसरी बात कि इसका इवेल्युएशन भी अप टू द मार्क नहीं होता, और आप सिर्फ एक मॉडल आंसर के चक्कर में पड़ के अपनी चीजें और टाइम और एनर्जी सब बिगाड़ते हो। ठीक है। सो मेरे हिसाब से कोई भी सीरीज लेना अच्छा नहीं है। आई वुड से अवॉइड all test series if visible, right? Instead, what is to be done now? So that becomes the fifth question. मॉक सीरीज ना लेने का मैंने रीजन आपको रीजन इनके साथ समझाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मॉक सीरीज नहीं लेनी है तो क्या करना है, PYQs। ठीक है। एटलीस्ट आपको हर एक को जो भी एग्जाम को सीरियसली क्लियर करना चाहता है, वो इतना तो ट्राई करे कि एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के, अब जो भी एग्जाम में अपियर होने वाले हो, उसके सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस को लिख ले। राइट। ठीक है। देखिए, पहले तो आप ये चीजें समझिए कि जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, वो सिर्फ लिखने से डेवलप होती है। राइट। इट कैन नॉट बी रेड एंड योर आंसर्स बढ़ जाएंगे, नहीं। यू हैव टू राइट ओनली एंड देन ओनली यू विल इम्प्रूव। ठीक है। फिर वो लिख के कैसे इंप्रूव करना है, वो साइकिल भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। पर देखिए, आपको समझिए कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप उसे प्रैक्टिकली लिखने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग वो सिचुएशन में आएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, वेरी सिंपल, एज पर माय ओपिनियन, यू शुड फोकस्ड ऑन पास ईयर क्वेश्चंस। मोस्ट रीसेंट से चालू करें, मतलब 2022 की एग्जाम का अगर पेपर मिले तो वो, फिर 21, फिर 20, फिर 19, जो भी एग्जाम बोर्ड आप दे रहे हो उसकी प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल से जीपीएससी क्लास 1 2 दे रहे हो, तो भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट यूपीएससी की लास्ट 2 साल की, मतलब 2022 और 2021 के पेपर्स को एक बार देख लेना चाहिए।
हो सके उतने आंसर्स आपको लिख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स जनरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं कोई भी स्टेट वाले, वहां पे यूपीएससी से आइदर डायरेक्टली या फिर इंस्पायर्ड होके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रिलायबल बेस की ओर से काम करेगा। दूसरा एडवांटेज ये अप्रोच का क्या रहेगा कि जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो आपके दिमाग में मैंने टाइम इक्वेशन भी ऑलरेडी डाला हुआ है, तो टाइम के साथ आप मैच कर पाओगे। और अभी जो आप क्वेश्चन फेस कर रहे हो ना, अनलाइक द मॉक सीरीज, दीज आर रियल क्वेश्चन विच इज बीन ऑलरेडी आस्क्ड, सो दिस आर दी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, अभी ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, जो प्रोबेबिलिटी में ये मॉक टेस्ट सीरीज वाले खेलते हैं वो बात नहीं हो रही। ठीक है, तो दिस इज वन मोर थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत तरीके से लिखने हैं। और एटलीस्ट अगर आप जीपीएससी के लिए या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन से चालू करो पर डे बस, और मैक्सिमम ले जाओ 5 क्वेश्चंस पर डे। ठीक है, पर टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखा करो। अगर आप यूपीएससी ले रहे हो तो चीजें थोड़ी बदल जाती है। आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पर डे का, वो मैं बोलता हूँ कि 1 आवर में, क्योंकि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, तो 1 आवर में 5 क्वेश्चन पहले लिखना चालू करो, और धीरे धीरे, मतलब 5 क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप 3 क्वेश्चन 10 मार्क के लिखो और 2 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क के भी लिखा करो। ठीक है, ताकि आपके लिए स्पीड का प्रॉब्लम आगे जाके ना बने। और ग्रेजुअली आपको हर घंटे में 7 क्वेश्चन लिखने की हैबिट लगानी है, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए काम कर रहे हो तो। ठीक है, इसमें मेरा सिंपल साइंटिफिक फंडा है, मैंने क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कितना टाइम कहाँ पे देना है, वो ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है, बट इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करिए और पास्ट ईयर्स के पेपर से आप जाइए, दिस विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, और अभी उसकी एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी क्या रहेगी तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सी दिस इज ऑल माय प्रैक्टिस विच हैज बीन हेल्पफुल टू मी, बराबर। तो ये चीज मुझे काम में आई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू कैन एवर हैव। ठीक है, देन हाउ यू शुड improve इन आंसर राइटिंग, हाउ टू improve आंसर राइटिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट द अल्टीमेट थिंग इज। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक साइकिल बनानी है। ठीक है, कैसे साइकिल बनानी, देखिए, पहले एक काम करिए, दिन में आप कोई भी एक आंसर लिखिए। तो एक क्वेश्चन लिया, आपने उसका आंसर लिखा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन था, वो एरिया का या फिर वो एस्पेक्ट का, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसी एस्पेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। जस्ट रीड रीड द रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, जल्दी जल्दी लोग करते क्या है गलतियां, कि मैंने आंसर लिखा, मैंने किसी को चेक करने के लिए दे दिया, उसने 5 मार्क दिए, 7 मार्क दिए, कमेंट पढ़ ली और हो गया। बट दिस इज नॉट द वे। आई बिलीव कि बाहर से जो भी आंसर चेकिंग मिल रहा है, अगेन दैट इज नॉट रिलायबल। तो मैं आंसर चेकिंग को भी प्रिस्क्राइब करने को नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपने कोई भी एक आंसर लिखा, भले पहला ही आंसर क्यों ना लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 शेड्यूल के बारे में आंसर लिखा, सो अभी आपको क्या करना है, जैसे ही आंसर खत्म हो जाए ना, अभी आपको मतलब 5 आंसर लिखने हैं, तो 5 आंसर या 3 आंसर जो भी है खत्म कर लो सब एक साथ। ठीक है, नॉन स्टॉप। फिर आप हर एक टॉपिक को बारी बारी खोलो। फॉर एग्जाम्पल एक आंसर पॉलिटी का था, दैट वाज अबाउट 10th शेड्यूल। तो अभी आपको क्या करना है, 10th शेड्यूल के बारे में आप बेसिक्स से पढ़ना चालू करें, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप मेंस के लिए लिखने का शुरू कर रहे हो तो यू आर एटलीस्ट 2 to 3 months मैक्सिमम अवे फ्रॉम द एग्जाम एंड यूर प्रीलिम इज क्लियर। तभी आपको मेंस की प्रिपरेशन चालू करनी है लिखने की। ठीक है, वो भी कब करनी है वो भी मैं चलो नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर लेता हूँ। बट आपको क्या करना है, वो टॉपिक को, वो सब टॉपिक को बेसिक से पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे वहां पे एडवांस तक जाइए। अगर पॉलिटी का है तो वहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, कोई कमीशन है, ठीक है, या कोई सजेस्टिव मॉडल्स है, उसके रिकमेंडेशंस को आप देख लीजिए। दूसरे सब्जेक्ट तो वहीं पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, आंसर लिखिए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है,
आपको बेसिक्स को रीड करना है। ठीक है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अभी आपको आंसर रीराइट करना है। दिस इज नाउ अ ट्रिकी पार्ट। सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो आंसर तो मैंने लिख लिया, अभी वापस लिखने का क्या फायदा है। मैं बोलता हूँ उसी दिन मत लिखो, 2 दिन बाद, 2 दिन का डिले रखो और फिर वही आंसर को वापस लिखो आफ्टर रीडिंग द बेसिक्स। और फिर आप एक साथ 2 आंसर का चेकिंग करो। ठीक है, एक जो पहले आपने लिखा था, फिर उसके बाद आपने जो बेसिक्स पढ़े, और फिर आपने ये किया, और फिर दूसरा आंसर आया। ठीक है, तो दिस इज एम आंसर, बी आंसर, और फिर वो 2 दिन का गैप है। तो उसके बाद आपको जब दूसरी बारी आंसर लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, नॉलेज के बाद क्या फर्क पड़ा, आपने वो टॉपिक के बारे में पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया, कौन से एस्पेक्ट के बारे में पूछा था। ठीक है, तो अगर आप ये तरीके से जाओगे तो भी आप 2-3 दिन के बाद ये हालत में आ जाओगे कि आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन या 5+5 क्वेश्चन लिख रहे हो। और आई बिलीव कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर आप ये तरीके से 5-10 क्वेश्चन लिख भी रहे हो, इवन यहाँ पे 5 भी हो जाए, यहाँ पे टोटल 3 या 4 हो जाए, सफिशियंट है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करते हो तो ट्रस्ट में, ये 3 नए वाले क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन कौन से वाले, 2 दिन पहले जो आपने लिखे थे, फिर उसको टॉपिक को आपने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इमीडिएटली आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात कि अभी हमने एक बार बेसिक पढ़ लिया, तो क्या हमें पूरा सब्जेक्ट वापस रीड करना है? आई वुड से नो। व्हाट योर शेड्यूल शुड बी नाउ व्हेन मेंस इज अप्रोचिंग, जैसे कि मैंने बोला, एटलीस्ट 2 आवर्स आप आंसर राइटिंग को डेडिकेट करिए। ठीक है, 2 घंटे एटलीस्ट। बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर लिख लिया, ये लिख लिया, वो लिख लिया, नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट रह के इस टॉपिक को प्रॉपरली हैंडल करिए। 2 घंटे एटलीस्ट आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, फिर एटलीस्ट 2 घंटे या 3-4 घंटे आप इसका एनालिसिस करिए। जैसे कि मैंने बोला ना कि एनालिसिस प्लस रीड दी टॉपिक्स। ठीक है, तो आराम से आप अभी टॉपिक को अब जाके पढ़िए। ठीक है, तो अभी आपका पढ़ना कैसा रहेगा, लॉजिकल रहेगा, रीजनड रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा। और अगर आप ये तरीके से पढ़ पाते हो तो आई बिलीव कि यू विल हैव ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स विद इन जस्ट 10-15 डेज। आप खुद देखोगे कि ये साइकिल में एक बार सिर्फ हमें घुस जाना है। अगर ये साइकिल में हम गए और इसको पकड़ के रखा, यू विल फील कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक मटेरियल को विदाउट एनी कंटेक्स्ट पढ़ने को नहीं बोल रहा। रीड या रिविजन्स को आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है। इज इट क्लियर? आपको क्वेश्चन आंसर और यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, वो आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, सो योर रिवीजन शुड बी ट्रिकीली पेस्टेड, ट्रिकीली पुट मेड अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन इन सच अ मैनर। तो देखिए, 2 घंटे यहाँ पे हो गए, 4 घंटे में यहाँ पे लेके चलता हूँ। 1 घंटा आपको अभी भी एडिटोरियल प्लस प्रीलिम बूस्टर करना ही है। प्रीलिम बूस्टर कर सको तो ठीक है, आई वुड इंसिस्ट कि करो। शायद वहीं से कहीं एक्सपोर्ट आ जाए। आपको एटलीस्ट ना 1 आवर या फिर 30 मिनट्स मिनिमम सनसेट टीवी का पर्सपेक्टिव सुनना ही सुनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका करंट और स्टैटिक दोनों सब्जेक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे आप जो भी एक पेपर ले रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो, तो आपको मान के चलना है कि आपको 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है। कई बार यहाँ पे 5 घंटे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस अभी इतना ही करना है। अगर किसी का लैंग्वेज वीक है तो लैंग्वेज में मैक्सिमम एक आंसर रोज लिखिए, मैक्सिमम 1 आंसर। अगेन यहाँ पे मैं ना बोल रहा हूँ कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज या कोई भी आंसर राइटिंग या लैंग्वेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं लेने हैं। ठीक है, दिस इज एज पर माय ओपिनियन। अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट। एक एक आंसर लीजिए। गुजराती ग्रामर या कोई दूसरी लैंग्वेज का ग्रामर कर रहे हो तो उस पे मार्क्स ज्यादा नहीं आएगी, बट इंग्लिश ग्रामर विल बी द क्रिटिकल वन। तो आप उसके लिए भी काम करिए।
और 8th क्वेश्चन कई बार जो आता है कि सर हम सोर्स कहाँ से पकड़े, या फिर मॉडल आंसर कहाँ पे होता है, ठीक है, मॉडल आंसर। या फिर कई बार दूसरा एक चीज जो हमें कई बार फेस करनी पड़ती है कि वो है कि एसए की बुक है या फिर आंसर्स की कोई बुक पढ़ ले, तो मेरे पास पड़ी हुई है, सभी खोली भी नहीं है ऑनेस्टली। अभी जब मैंने जाके देखा तो मुझे मिली, मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो ऐसे ही ब्लैंक पड़ी है, मतलब एक पत्ता भी नहीं घुमा है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे भी सिंपली वही है, कोई चीज मॉडल आंसर जैसी अस्तित्व में नहीं है, कोई भी मॉडल आंसर्स और ग्रेट एसेस अस्तित्व में नहीं होते। आप जो भी देखो पर्टिकुलरली ऐसे में तो आपको कोई सोर्स की या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ऐसे इज समथिंग विच, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ रहे हो तो आप ऑलरेडी ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे विल बी नथिंग बट कोलाबरेशंस एंड मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम और क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, राइट। क्वेश्चंस आप अभी टाइप करिए, या फिर हम एंड में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी आपको जो भी सवाल पूछने हैं तो आप टाइप करके बजाइए ताकि मैं उसे सेशन में इंक्लूड कर लूं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे का कोई मॉडल ऐसे नहीं होता, अगर कोई बोल रहा है तो समझिए कि वो हवा में तुक्केबाजी कर रहा है, कोई मॉडल ऐसे नहीं है, कोई मॉडल आंसर नहीं है, राइट। हर एक आंसर किसी के हिसाब से सूटेबल, मोर सूटेबल, लेस सूटेबल हो सकता है। और एंड में आपको ये याद रखना है कि आपको किसी के जैसा आंसर नहीं लिखना, बराबर। मेजोरिटी में मैंने ये देखा है, जहां तक से हमने ऐसे के लिए, और कौन से टॉपिक में बात कर रहे थे वापस मैं भूल गया। मेजोरिटी क्या, जस्ट कैन यू रिमाइंड मी। किसी का मैसेज पढ़ने गया ना तो स्लिप हो गया। या विल मेजोरिटी एड्रेस दैट आंसर पार्ट सेम इन अ होते व्हाइल। हैं। बट हम किसके बारे मेजर में बात कर रहे थे? मेजोरिटी आंसर सबके सेम होते हैं। देखिए क्या क्या कवर किया। एक तो मॉडल ऐसे नहीं होता, मॉडल आंसर्स नहीं होते। और उसके पहले मैंने रीडिंग और रीडिंग के बारे में मना किया। सबके और जैसे दूसरा आंसर क्या था, नहीं मेजोरिटी लिखना है। लोग क्या करते हैं, क्या गलती होती है आंसर राइटिंग में, जो कि मुझे याद करने दीजिए। आप भी रिमाइंड कराइए अगर मैंने कोई हिंट दे दी है तो ऑलरेडी, राइट। सब सबके जैसे आंसर चलो नहीं ये लिखना टॉपिक है। तो निकल गया, अगर वापस आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक और एक दो एरियाज है जो मैं कवर करना चाहूंगा। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग का जो पार्ट है ना, ठीक है, उसमें आपको हाँ मिल गया। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, वही वही बोल रहा था मैं, कि कोई रैंकर जो होता है ना, बराबर, मेरे पर आप बोल के मत बताइए, आप टाइप करके बताइए, डेडिकेटेड माइक लगा हुआ है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस को मैं ओरली आंसर करूंगा जस्ट एज सुन एज द रिकॉर्डिंग गेट्स ओवर, ठीक है। तो कोई भी रैंकर्स का मैंने देखा है कि लोग उसके आंसर को मॉडल आंसर ले लेते हैं और फिर उसके जैसे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और मान लेते हैं कि इसके लिए कब चल गया, मेरे लिए भी चल जाएगा। बट मेरा लॉजिक यहाँ पे अलग है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपका ये भीमबेटका वाला है, और अगर आपने सलमान खान को एकदम मस्त ब्लेजर अरमानी के शूज में मतलब अटायर में देखा, सूट्स में, और आप सोचते हो कि मुझे बस वही कपड़ा चाहिए, बट आप ऐसे हो, ठीक है, दिस इज यू। और सलमान खान रिलेटिवली ऐसा है, ठीक है, और आप ऐसे, और आप बोलोगे इसका वही कपड़ा मैं पहनूंगा, राइट, तो इट वॉन्ट सूट यू, सही है, ठीक है। लड़कियों को ये ज्यादा पता होगा कि एक दूसरे के कपड़े भी पहनने हैं तो ज्यादा सा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाना पड़ता है। तो मेरा भी वही कहना है कि भाई दूसरों के तरीका उसके लिए काम करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। तो बेटर इज यू फाइंड अ वे टू डेवलप योर ओन आंसर, बराबर, योर ओन स्टाइल, ठीक है, योर ओन वे, रीजन वे लिखो। कोई बात नहीं पड़ती, फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट वाइज लिखो तो भी अच्छा है, अगर आप पैराग्राफ्स में लिखो तो भी अच्छा है, बट जो लॉजिकल है ना वो तरीके से आपको लिखना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, ठीक है। तो मोस्टली मैंने अभी ये जो कवर किया है वो सभी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो बाकी की चीजों, अगर कोई चीज बचती है आंसर राइटिंग के बारे में तो मैं एक वापस एक सेशन लेके उसमें कवर कर लूंगा। होपफुली आपको ये सेशन में बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी, मजा आया होगा। तो अभी हम आप आज के सेशन का रिकॉर्डिंग यहाँ तक ही रखते हैं।
चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए और एंजॉय करते हुए ही पढ़ते रहिए, वरना आपके जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ हम आज की ये एमयूए सेशन मोआ सेशन 2 को कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।